नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ कुमार और द पॉलिटिकल शो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का चैप्टर 3 नियोजित विकास की राजनीति के बारे में, यानी पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट। तो दोस्तों यह वीडियो का पार्ट 1 है और पार्ट 2 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला टॉपिक है आपका राजनीतिक फैसले और विकास। ठीक है, राजनीतिक फैसले और विकास। तो दोस्तों उड़ीसा में लौह अयस्क का विशाल भंडार था। ठीक है, उड़ीसा में लौह अयस्क का विशाल भंडार था। कहाँ था? उड़ीसा में लौह अयस्क का क्या था? विशाल भंडार था। लेकिन दोस्तों उसका अभी दोहन होना बाकी था। उसका दोहन क्या हुआ था? नहीं हुआ था, यानी उस पर अभी काम नहीं हुआ था। सिर्फ उसे सभी को पता था कि यहाँ विशाल भंडार है लौह अयस्क का, लेकिन उसको अभी निकाला नहीं गया था। तो दोस्तों जब इस्पात की विश्वव्यापी मांग बढ़ी तो सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय इस्पात निर्माताओं के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए ताकि वहाँ ये कंपनियां निवेश करें। ठीक है, पूंजी निवेश करें और रोजगार के अवसर भी लोगों को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों इसका विरोध होने लगा। सरकार चाहती थी क्या कि जब हमारे पास इस्पात का विशाल भंडार है तो और विश्व में दूसरी तरफ इस्पात की मांग जो है बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, तो ऐसे में यहाँ उद्योग लगाए जाए। सरकार का यह कहना था, क्योंकि इससे क्या होता, नज़रिया जो सरकार का था वह था पूंजी निवेश का। इससे पूंजी निवेश भी हो जाता और रोजगार के अवसर भी लोगों को मिलते। ठीक है, लोगों को रोजगार भी मिलता, क्योंकि फैक्ट्रियाँ लगती या कुछ भी लगता, जैसे बोलते हैं क्या, उद्योग लगते, तो क्या होता है, लोगों को रोजगार मिलता। तो सरकार का नज़रिया यह था। लेकिन दोस्तों इसका विरोध भी बहुत सारा हुआ। क्या विरोध हुआ कि जो वहाँ के स्थानीय लोग थे, ठीक है, जो वहाँ के स्थानीय लोग थे, जो वहाँ के आदिवासी थे, क्योंकि वो इलाका आदिवासी बहुल अविकसित इलाका था, तो वहाँ के उन लोगों ने इसका विरोध किया। क्यों किया दोस्तों? क्योंकि उनको यह डर सता रहा था कि अगर वहाँ उद्योग, ठीक है, अगर वहाँ क्या लग जाएगा, उद्योग लग जाएगा, तो अगर वहाँ उद्योग लग गए तो उन्हें घर से क्या होना पड़ेगा, विस्थापित होने पड़ेगा। उन्हें घर से विस्थापित होना पड़ेगा, घर छोड़कर जाना पड़ेगा। जहाँ से सालों से रहते आ रहे हैं वहाँ से छोड़कर उन्हें जाना पड़ेगा और उनका रोजगार और आजीविका भी छिन जाएगी। ऐसा उन लोगों का डर सता रहा था। तो दोस्तों वही केंद्र सरकार चाहती थी क्या कि उद्योग लगाने की अनुमति अगर नहीं दी गई तो इससे क्या होगा, पूंजी निवेश को बाधा पहुंचेगा। तो दोनों जगह यहाँ दोस्तों जो है स्थानीय लोग और सरकार दोनों के बीच यहाँ मनमुटाव वाली स्थिति हो गई थी। ठीक है, दोनों के बीच एक तकरार हो गया था। ठीक है, तो दोस्तों इसमें सिर्फ यही विरोध कर रहे थे, आदिवासी लोग ही विरोध कर रहे थे, ऐसा नहीं था। कुछ पर्यावरणविद भी थे दोस्तों, जो पर्यावरण के हिमायती थे, उन्होंने भी इसका विरोध किया। उनका कहना था कि यहाँ उद्योग अगर लगे तो बहुत सारे जो है पेड़ पौधे वो भी काटे जाएंगे और पर्यावरण को इससे नुकसान भी होगा उद्योग से। तो दोनों तरफ से इसका विरोध हो रहा था। और एक तरफ सरकार थी जो चाहती थी कि क्या चाहती थी कि यहाँ पूंजी का निवेश होगा, वो उनका रोजगार पर उनका क्या था, ध्यान था। तो ये सब थे। ठीक है दोस्तों, तो आज़ादी के बाद दोस्तों ऐसे बहुत सारे घटनाएं हुई, बहुत सारे टकराव हुए, बहुत सारे टकराव वाले मुद्दे हुए, उन पर फैसले भी लिए गए। किससे टकराव? सरकार और जनता से। ठीक है, तो सारे फैसले दोस्तों आर्थिक विकास के एक मॉडल से बंधे हुए थे, यानी विकास के नाम पर सारे फैसले बंधे हुए थे। ठीक है, विकास के मॉडल से। तो दोस्तों ऐसे स्थिति में भारत का विकास का अर्थ क्या है? तो भारत का दोस्तों विकास का अर्थ जो है आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय से है। ठीक है, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय से भारत का विकास का अर्थ है। ठीक है, भारत ऐसा सोचता है विकास के बारे में। तो दोस्तों इसमें जो राय मशवरा निकला इस मुद्दे पर, तो वो क्या था, कई लोगों का कहना था कि इसमें विशेषज्ञों के, जो इस क्षेत्र में जो विशेषज्ञ हैं उनकी राय लिया जाए, और जो है बहुत सारे जो अर्थशास्त्री हैं, अर्थशास्त्रियों से भी राय मशवरा लिया जाए, पर्यावरणविद के जो विद्वान हैं उनसे भी राय मशवरा, बातचीत करके मामले को शांत किया जाए। ठीक है, और अंतिम फैसला जो हो दोस्तों वह सरकार ही ले, लेकिन वहाँ के जो स्थानीय जनता है उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करके, ठीक है, उसको प्रॉब्लम को देखते हुए।
तो सारी चीज़ों को यहाँ पर हमने बता दिया दोस्तों, राजनीतिक फैसले और विकास का जो यह उड़ीसा वाला मामला है। तो दोस्तों विकास की धारणाएं, तो विकास की धारणाएं सभी के लिए एक जैसी नहीं होती है, सभी के लिए अलग अलग होती है। कैसे विकास की धारणाएं दोस्तों, चाहे उद्योगपति हो, इस्पात के निर्माता हो, इस्पात के शहरी उपभोक्ता हो, या वो लोग हो जिनके इलाके में उद्योग लग रहा है, सभी के लिए जो है विकास का अर्थ अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे हम अपना इलाका में अगर देखें, किसी को भी देख सकते हैं, तो किसी इंसान को अगर पतला इंसान है तो वो उसका विकास का अर्थ होगा कि वो चाहेगा मोटा होना, ठीक है, हल्का हेल्दी होना, तो उसके लिए वो विकास होगा। किसी को पैसे कमाना है तो को यही मामले को क्या करता है, विकास समझता है कि हम पैसा कमाएंगे तो विकास मेरा होगा। तो ऐसे ही सभी का विकास पर अलग अलग धारणाएं हैं, सभी का अलग अलग सोच है। तो दोस्तों जब भी विकास की बात आती है तो लोग पश्चिम देशों का हवाला देते हैं। ठीक है, पश्चिम देशों कौन, यूरोप, ब्रिटेन, ये सब के, अमेरिका, ये सब का क्या करते हैं, हवाला देते हैं कि विकास उनकी तरह होना चाहिए। अगर उनकी तरह हम हो गए तो मतलब हम विकास कर रहे हैं। तो दोस्तों लोग विकास का अर्थ ज़्यादा आधुनिक होना और पश्चिम की तरह होना को मानते हैं। वहीं दोस्तों माना जाता था कि हर देश को पश्चिम देशों की तरह आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से क्या होना, गुजरना होगा। ठीक है, तो आधुनिकीकरण को समृद्धि, भौतिक प्रगति एवं वैज्ञानिक तर्क बुद्धि का पर्यायवाची माना जाता है। आज़ादी के वक्त दोस्तों हिंदुस्तान के पास दो मॉडल थे। आज़ादी के वक्त हिंदुस्तान के पास दो मॉडल थे। एक मॉडल था क्या इस चीज़ का, एक मॉडल था उदारवादी पूंजीवाद का। ठीक है, उदारवादी पूंजीवाद का। वहीं दूसरा मॉडल था दोस्तों समाजवाद। ठीक है, समाजवादी। तो भारत के कई नेता दोस्तों दूसरे से प्रभावित थे, यानी समाजवादी से प्रभावित थे, और इनमें नेहरू, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एवं सोशलिस्ट पार्टी भी शामिल है। वो जितने भी थे वो सभी इससे क्या थे, समाजवादी से अटैचमेंट उनका था। ठीक है, इनसे वह प्रभावित थे। तो नियोजन, तो दोस्तों नियोजन क्या है, इसका सीधा सीधा उत्तर तो यहीं पर आपको दिख रहा है, इंग्लिश वाला प्लानिंग। हिंदी में नियोजन सुनने में थोड़ा सा नया शब्द लगेगा, मुझे भी लगा था, लेकिन इंग्लिश में अगर देखते हैं तो प्लानिंग। तो प्लानिंग मतलब तो जानते ही है कि कोई भी काम करने के लिए पहले प्लानिंग किया जाता है, तो वही है दोस्तों। अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए एक प्लानिंग किया गया था, और प्लानिंग के तहत ही ये तय किया गया था कि विकास के जो है किस तरफ मोड़ना है, कैसे आगे विकास करना है। ठीक है, एक प्लानिंग की तरह, जिसमें पंचवर्षीय योजना भी है। ठीक है, वो भी एक प्लानिंग ही है। तो दोस्तों देखते हैं पहले नियोजन के बारे में, तो आगे जानेंगे हम पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो दोस्तों अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए नियोजन का जो विचार है वह 1940 और 1950 के दशक में पूरे विश्व में क्या हुआ, जन समर्थन मिला था। ठीक है, उस वक्त 1940 और 1950 के दशक में नियोजन शब्द को जन समर्थन मिला था पूरे विश्व में इसको। ठीक है, तो दोस्तों यूरोप महामंदी के शिकार होकर कुछ सीख चुका था। वहीं सोवियत संघ 1930 से 40 के दशक में भारी कठिनाइयों के बीच भी शानदार आर्थिक प्रगति किया था। ठीक है, ये सभी काम किसने किया था, नियोजन के उपयोग करते हुए। तो इसलिए दुनिया में दोस्तों उस वक्त दुनिया में जो है नियोजन शब्द की हवा बह रही थी, नियोजन की हवा चल रही थी। लेकिन दोस्तों अधिकतर प्राइवेट कंपनियां जो होती है वो नियोजन के खिलाफ होती है। ठीक है, इसलिए जो भारत है उसमें देखा जाता है कि उसमें क्या होता है। ठीक है, देखते हैं। तो दोस्तों बॉम्बे प्लान क्या था, तो यहाँ के जो उद्योगपति थे वो नियोजन के पक्ष में थे, लेकिन ज़्यादातर जो नियोजन के पक्ष में नहीं होते हैं उद्योगपति हैं। ठीक है, तो सन 1944 में दोस्तों उद्योगपतियों का एक समूह एकजुट हो गया, और इन लोगों ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। ठीक है, इसे ही बॉम्बे प्लान कहा जाता है। अब बॉम्बे प्लान क्या है, इसका डिफिनेशन आपको यहाँ है कि सन 1940 में उद्योगपतियों का एक समूह एकजुट हो गया, और इन लोगों ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। इसे ही बॉम्बे प्लान कहा जाता है। ठीक है, नियोजित अर्थव्यवस्था यानी प्लानिंग करके जो है चलाया जाने का बात कहा था इन्होंने। ठीक है, देश की अर्थव्यवस्था को। तो दोस्तों इसकी जो मंशा थी, सरकार औद्योगिक एवं अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए
इनकी यह मंशा थी। तो दोस्तों योजना आयोग क्या है? तो दोस्तों जो पीछे हमने देखा था नियोजन यानी प्लानिंग, उसी के आधार पर यह योजना आयोग बनाया गया था। इसका काम क्या था? योजना आयोग की दोस्तों स्थापना 1950 को हुआ था। योजना आयोग, योजना मतलब प्लानिंग, आयोग मतलब कमीशन, ठीक है। तो इसमें प्लानिंग कमीशन इंग्लिश में बोला जाता है। तो दोस्तों प्लानिंग जिसे हमने देखा था नियोजन के बारे में, तो उसी आधार पर योजना आयोग को बनाया गया था। इसकी स्थापना मार्च 1950 को हुआ था। यह आयोग दोस्तों एक सलाहकार की भूमिका निभाता था, ठीक है। सलाह देने का इसका काम था। इसका काम दोस्तों पंचवर्षीय योजना बनाना था, जिसे हमने आगे जानेंगे पंचवर्षीय योजना के बारे में। यह जो है देश की अर्थव्यवस्था को 5 सालों के लिए योजना बनाएगा, 5 सालों के लिए, ठीक है। उसी के आधार पर देश का काम किया जाएगा। इसके अध्यक्ष दोस्तों प्रधानमंत्री होते हैं। वहीं दोस्तों 2015 में इसी योजना आयोग को बदल करके नीति आयोग का रूप दे दिया गया, ठीक है, कुछ चेंजेस करके। तो नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो दोस्तों नीति आयोग क्या है? तो नीति आयोग जो है भारत सरकार का एक थिंक टैंक है। क्या है? भारत सरकार का एक थिंक टैंक है, जो किस रूप में कार्य करता है? थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। दोस्तों इसे 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया, यानी इसी योजना आयोग के आधार पर थिंक टैंक ये नीति आयोग बनाया गया, ठीक है, इसको क्या कर बर्खास्त करके। तो दोस्तों इसका काम दीर्घकालिक रणनीतिक योजनाएं तैयार करना, राज्यों के बीच सहकारी संवाद को बढ़ावा देना एवं नवाचार अनुसंधान को बढ़ावा देना शामिल है। तो दोस्तों योजना आयोग और नीति आयोग में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो ये नीतियाँ बनाता था, जो योजना आयोग जो प्लान करता था, वो ऊपर दिल्ली में बैठे बैठे एक जगह कर लेता था, उसके बाद लागू करने के लिए नीचे भेज देता था छोटे छोटे राज्यों में, अलग अलग राज्यों में, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब नीति आयोग आया तो उसने क्या किया, छोटे छोटे राज्यों से सारे चीज़ों को उठाया, सारे चीज़ों को समझा, उसके बाद जाकर के दिल्ली में जाकर के क्या किया, योजनाएं बनाया। वहीं दोस्तों जो योजना आयोग है वो क्या करता है, वो सरकार का वो योजना बनाता भी है और लागू करने के लिए भी कह देता, ठीक है, इसके हाथ में ही था। और सभी को पैसे देना उस योजना के आधार पर, ठीक है, पैसे भी यही आवंटित करता था, जिसे हम पंचवर्षीय योजना के बारे में जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो दोस्तों लेकिन इसमें क्या है दोस्तों नीति आयोग में, कि इसमें केवल और केवल इसको सारे चीज़ों को समझकर, जो लोगों का प्रॉब्लम है या फिर सामाजिक और आर्थिक चीज़ों को समझ करके क्या करता है, या सिर्फ सरकार को जो है सलाह देता है। नीति आयोग सरकार को सिर्फ सलाह देता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। सलाह को मानना ना मानना वो सरकार के काम है, ठीक है। इसमें यह इतना अंतर है, ठीक है। इसमें सलाह देने के साथ कार्य भी कर देता है, और योजना आयोग में और नीति आयोग में सिर्फ सलाह देने का काम करता है। तो ये दोनों में यही अंतर है दोस्तों। योजना आयोग में दोस्तों कोई भी मुख्यमंत्री या गवर्नर कोई शामिल नहीं होता था, लेकिन इसमें राज्यों के बीच सहकारी संवाद को बढ़ावा मिला। इसके मीटिंग में जो है मुख्यमंत्री भी आते हैं और राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल भी। तो यह थी दोस्तों योजना आयोग और नीति आयोग।